Good morning, students. Welcome to the second session of Vision for 2020 by Dr. APJ Abdul Kalam. The legendary missile man Dr. Kalam had a vision for India. He strongly advocated two main points: education and information technology for the growth and prosperity of a nation. He also said that not only military strength and economic prosperity make a country great, fearless, or prosperous, but we need to combine our spiritual power with military strength and economic prosperity to make our nation prosperous, happy, and safe and peaceful place to live in. And for that reason, we need to transform our religious power into spiritual power. Let's continue with our chapter Vision for 2020. इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है कि किस प्रकार हम 2020 तक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं. When the India Today conclave posed the question, India tomorrow, global giant or pygmy, I recalled an event that occurred while meeting students in Nagaland during my recent visit there. जब पत्रिका इंडिया टुडे के द्वारा आयोजित सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया गया, इंडिया टुमारो, भविष्य का भारत, कल का भारत, ग्लोबल जायंट और पिग्मी, एक वैश्विक विशालता या फिर लघुता, मीन्स कल का भारत विश्व में एक विशाल तरीके से प्रस्तुत रहेगा या एक लघु तरीके से, एक जायंट रहेगा या पिग्मी रहेगा. तो I recalled an event that occurred while meeting students in Nagaland during my recent visit. तो मुझे एक घटना याद आई जो कि मेरी रिसेंटली हाल ही की नागालैंड यात्रा के दौरान विद्यार्थियों के साथ एक मीटिंग में घटी थी. वो घटना क्या थी? A class 5th student asked me, I would like to live in a happy, prosperous, peaceful and safe India. उस 5th क्लास के एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैं एक हैप्पी, प्रसन्न, प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध, पीसफुल एंड सेफ इंडिया, शांत और सुरक्षित भारत में रहना चाहता हूँ. 5th क्लास के बच्चे ने ये क्वेश्चन किया कि मैं एक ऐसे भारत में रहना चाहता हूँ जहाँ के लोग प्रसन्न हो, समृद्धिशाली हो, जहाँ शांति हो और सुरक्षा हो. टेल मी, व्हाट विल यू डू मिस्टर प्रेसिडेंट? Also tell me what I should do for that. उस बच्चे ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय, कृपया मुझे बताइए कि आप इसके लिए क्या करेंगे और यह भी बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए. During my interaction with school children of 17 states and 3 union territories which I have visited, a series of similar questions was raised. इसी प्रकार के सवाल 17 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर मैं बच्चों से मिला, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पुट किए गए. Sometimes I feel a nation of billion people think like a nation of million people. कभी-कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि a nation of billion people, 1 अरब जनसंख्या वाले लोगों का देश, think like a nation of million people, ऐसे राष्ट्र की तरह सोचता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो. कभी-कभी मैं महसूस करता हूँ कि 1 अरब जनसंख्या का राष्ट्र 10 लाख की जनसंख्या वाले राष्ट्र की तरह सोचता है, विचार करता है. Why is it so? और ऐसा क्यों होता है? I consider no other nation has got a civilizational heritage like India to live a near peaceful life. मैं यह मानता हूँ, मेरी ये मान्यता है कि किसी भी अन्य राष्ट्र के पास ऐसी सभ्यता व विरासत नहीं है. सिविलाइजेशन, सभ्यता, हेरिटेज, विरासत, ऐसी सभ्यता या ऐसी विरासत नहीं है, सभ्यता की ऐसी विरासत नहीं है जिसमें
लगभग शांतिपूर्ण जीवन जिया जाता है। और ये सिविलाइजेशनल हेरिटेज किसके पास है? भारत के पास। भारत में 1 अरब के करीब लोग हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि केवल 10 लाख लोग ही हैं और एक ही प्रकार से सब सोचते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भारत के अलावा किसी भी और देश के पास में ऐसी सिविलाइजेशनल हेरिटेज नहीं है, सभ्यता की ऐसी विरासत नहीं है जहां पर एक लगभग शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सके। Indian minds were capable of absorbing the best of cultures from successive invasions. Absorbing means समाहित कर लेना, समा लेना। Successive invasion means continuous जो आक्रमण, invasion means आक्रमण, successive means क्रमानुसार, एक के बाद एक लगातार। Indian minds were capable, भारतीय मेधा, भारतीय दिमाग, भारत का जो ज्ञान है, दिमाग है, were capable of absorbing the best of cultures from successive invasions, लगातार होने वाले आक्रमणों के द्वारा विभिन्न कल्चर्स की, विभिन्न संस्कृतियों की बेस्ट चीज़ों की, श्रेष्ठ चीज़ों को अपने आप में समाहित कर लेना, ये भारत की मेधा, भारतीय दिमाग की क्षमता थी। भारत के लोगों के दिमाग इस लायक थे कि लगातार होने वाले आक्रमणों से जो संस्कृतियां भारत में आती गईं, उनकी जो बेस्ट चीजें थी, उनके श्रेष्ठतम को अपने आप में समाहित उन्होंने कर लिया। Now we should not allow any religion or any individual fanaticism to endanger our nation. लेकिन अब हमें किसी भी रिलीजन और किसी भी इंडिविजुअल फेनेटिसिज्म, इंडिविजुअल व्यक्तिगत फेनेटिसिज्म, कट्टरता, किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्तिगत कट्टरता को हमें अपने राष्ट्र को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। एंडेंजर मीन्स खतरे में डालना, कि अब हमें किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्तिगत कट्टरता को हमारे राष्ट्र को खतरे में डाल देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिकॉज द नेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर्ड टू एनी इंडिविजुअल और पार्टी और रिलीजन, क्योंकि किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी या किसी भी धर्म की तुलना में नेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। Even the rich and developed nations, in spite of their wealth and military strength, are afraid of virtual enemies and they live with the fear complex. यहाँ तक कि rich and developed nations, समृद्ध और विकसित राष्ट्र भी अपनी in spite of their wealth and military strength, wealth means जो धन संपदा है, वैभव है वो, and military strength, सैन्य ताकत, कि अपने वैभव और सैन्य ताकत के बावजूद वो लोग डरे हुए हैं। किससे? वर्चुअल एनिमीज, कल्पित शत्रुओं से वो लोग डरे हुए हैं। वर्चुअल मीन्स लगभग या तकरीबन, कल्पित जो शत्रु हैं उनसे वो डरे हुए हैं। एंड दे लिव विद द फियर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स एक टाइप की मनोग्रंथि होती है, और वो एक भयाक्रांत रहते हैं, डर से वो आक्रांत रहते हैं, उन्हें फियर कॉम्प्लेक्स रहता है, चाहे वो कितने भी रिच हों और चाहे कितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हों। Economic prosperity and military strength alone do not bring peace to any nation. Economic prosperity, आर्थिक समृद्धि, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ और सैन्य ताकत ही केवल किसी राष्ट्र के लिए शांति नहीं लेकर आती। केवल आर्थिक समृद्धि और सैन्य ताकत ही किसी भी राष्ट्र में शांति स्थापित नहीं कर सकती है। As we see from the dynamics of the world, जैसे कि हम विश्व के परिदृश्य को अभी देख सकते हैं। डायनेमिक्स मीन्स चेंजेस, परिवर्तन, कि विश्व में जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, जो हम परिदृश्य वर्तमान का देख रहे हैं, उसको देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं, हमें ये पता चलता है कि केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि, या केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ ही किसी देश में शांति की स्थापना नहीं कर सकती है।
In such a situation, it is also very important to transform our religious forces into spiritual forces. In such a situation, ऐसी परिस्थिति में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या चीज़? टू ट्रांसफॉर्म आवर रिलीजियस फोर्सेस. ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल देना, चेंज कर देना, परिवर्तन कर देना. आवर रिलीजियस फोर्सेस, जो हमारी धार्मिक ताकतें हैं, उनको स्पिरिचुअल फोर्सेस में बदल देना बहुत महत्वपूर्ण है. स्पिरिचुअल फोर्सेस, आध्यात्मिक ताकत. कि ऐसी परिस्थिति में, इन सच ए सिचुएशन, हमारी धार्मिक ताकत को आध्यात्मिक ताकत में परिवर्तित करना और भी बहुत महत्वपूर्ण है. Evolution of spiritual forces, in addition to economic prosperity and military strength, will bring happiness, peace and prosperity. आर्थिक समृद्धि और सैन्य ताकत के अलावा आध्यात्मिक ताकत का विकास, इवोल्यूशन, विकास ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, इन सब के अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ के अलावा आध्यात्मिक ताकत का विकास क्या चीज लेकर आएगा राष्ट्र में? हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. खुशी, प्रसन्नता, शांति और समृद्धि. आध्यात्मिक ताकतों का विकास आर्थिक संपन्नता और सैन्य ताकतों के साथ साथ बहुत जरूरी है हैप्पीनेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए. We got freedom in 1947 as a result of what I call the first vision for the nation. हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसके परिणाम स्वरूप मैं इसे ही राष्ट्र का प्रथम विजन मानता हूँ. 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और इस वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, और जिसकी वजह से मैं इसे ही, हमारी आज़ादी को ही भारत का प्रथम विजन मानता हूँ, परिकल्पना मानता हूँ. This vision created the best of leaders in many fields like politics, philosophy, judiciary, science and technology and industry. ये जो दृष्टिपत्र था, दृष्टिपत्र मीन्स विजन, या जो परिकल्पना थी या दूरदृष्टि थी, इसने अनेक क्षेत्रों में हमें बेस्ट ऑफ लीडर्स दिए, उत्तम नेतृत्व दिए हमें. ये जो विजन देखा था हमने, विजन था हमारा 1947 की आज़ादी वाला, इस विजन से हमें बहुत महान नेतृत्व मिला अलग अलग फील्ड्स में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, फिलॉसफी, दर्शन में, जुडिशरी, न्यायपालिका में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी में, एंड इंडस्ट्री और उद्योग में. Improvements took place in many aspects of life, in literacy, agricultural products, strategic areas, certain small and large scale industries. और जीवन के अनेक क्षेत्रों में, जैसे कि लिटरेसी, साक्षरता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कृषि के उत्पाद, स्ट्रेटेजिक एरियाज, सामरिक जो क्षेत्र में, और कुछ स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लघु और वृहद उद्योगों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई. इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. जीवन के बहुत से क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट्स हुई. सुधार हुआ. ये क्षेत्र कौन से थे? लिटरेसी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, स्ट्रेटेजिक एरियाज, सर्टेन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. साक्षरता, कृषि उत्पाद, सामरिक क्षेत्र, कुछ निश्चित लघु और वृहद उद्योग, इनमें हमने सुधार भी देखा. Now, more than 50 years have gone by and we are called as one among the hundreds of developing countries, and a distinct way a separation from G8 countries. आज हमें 50 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और 100 से अधिक विकासशील, हंड्रेड्स ऑफ डेवलपिंग मतलब सैकड़ों
100 से ज़्यादा विकासशील देश हैं, उन राष्ट्रों में से एक हमें कहा जाता है। और इस प्रकार G8 राष्ट्रों से एक विशेष तरह से हमें अलग माना